हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 11वीं केमिस्ट्री के अध्याय 1, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इस पाठ के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उनका सॉल्यूशन शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि सीमांत अभिकर्मक क्या है। तो यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका हम सॉल्यूशन करेंगे वो सारे ही 2 नंबर के रहेंगे, जो वार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है इस पाठ का अध्याय 1 का, सीमांत अभिकर्मक क्या है। सीमांत अभिकर्मक की डेफिनेशन आपको बतानी है। तो संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह पहले समाप्त हो जाता है। कोई भी रिएक्शन होती है तो जो उसमें सबसे कम उत्पाद रहता है वो जल्दी समाप्त हो जाता है, और ऐसे क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। ऐसे अभिकारक को क्या कहा जाता है? सीमांत अभिकर्मक कहा जाता है, क्योंकि वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। क्योंकि क्या करता है? वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। फिर सेकंड प्रश्न हमारे पास आता है, हवा को हमेशा समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते हैं? हवा जो है विषमांगी मिश्रण है, तो इसको समांगी मिश्रण क्यों नहीं मानते? मतलब क्या हुआ इस तरह कि इसको समांगी मिश्रण क्यों नहीं कहा जाता है, इसको विषमांगी क्यों कहते हैं? तो हमें लिखना है इसका उत्तर कि हवा में अनेक गैसें एक विशिष्ट अनुपात में उपस्थित होती है। मुख्य रूप से यह नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन व अन्य गैसों के साथ मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाता है। जो हवा होती है उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? एक तो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और साथ ही अन्य गैसें जो बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती हैं, वो ये समांगी मिश्रण बना लेते हैं। बल्कि जबकि इसके संगठन पर वायु प्रदूषण का भी प्रभाव पड़ता है। जो हवा होती है इसके संगठन पर क्या होता है? वायु प्रदूषण का भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण इसमें कार्बन के कण एवं अन्य गैसों की उपस्थिति के कारण, यानी कि इसमें क्या हो जाता है, जिसके कारण कार्बन के कण भी इसमें मिल जाते हैं और अन्य गैसें भी इसमें मिल जाती है। इस कारण से इसे समांगी मिश्रण नहीं मानते हैं। तो ये कारण है समांगी मिश्रण नहीं मानने का। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं? मूलानुपाती सूत्र क्या होता है बताना है हमें। वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को दर्शाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला कहलाता है। यानी कि ऐसा सूत्र, यानी कि ऐसा यौगिक सूत्र जो उसमें उपस्थित जितने भी अणु होते हैं उनका सबसे सरलतम रूप होता है, वो उनका मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे जैसे कि एसिटिक अम्ल, इसका सूत्र होता है, मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O। क्या होता है? CH2O, ये इसका मूलानुपाती सूत्र होता है। ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र भी सेम होता है, CH2O। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, विलयन की मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों? तो देखिए, मोलरता क्या होती है? तो मोलरता 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है। तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ता है। तापमान बढ़ाते हैं तो कोई भी विलय होता है तो उसका आयतन बढ़ता है और मोलरता कम होती है। अब मोलरता कम क्यों होती है? क्योंकि मोलरता एवं आयतन में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, इस वजह से मोलरता कम हो जाती है। पांचवा प्रश्न, परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है? इसकी मानक इकाई बताना है। तो परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई AMU है। क्या है? AMU है। अब AMU का थोड़ा सा हम यहाँ पर डिटेलिंग कर देते हैं ताकि जो प्रश्न है 2 नंबर का बन जाए। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि एक कार्बन परमाणु के वास्तविक द्रव्यमान का 1/12 का भाग होता है। क्या होता है ये? AMU, ये एक कार्बन के 1/12वें भाग का मान होता है, जिसे हम AMU परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद है छठा प्रश्न, ज़्यादातर तत्वों का परमाणु भार प्रभाज में क्यों होता है? इनका जो परमाणु भार होता है प्रभाज में ही क्यों होता है? तो ज़्यादातर तत्वों का परमाणु भार प्रभाज में होता है क्योंकि ये विभिन्न समस्थानिकों के विभिन्न द्रव्यमानों का मिश्रण होता है, और यह परमाणु प्रभाज इस विभाग के कारण ही होता है। ये क्या होता है? विभिन्न द्रव्यमानों का मिश्रण होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है?
परमाणु भार का प्रभाव होता है ये। फिर अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। 7वां प्रश्न, तत्व का 1 ग्राम परमाणु क्या होता है? तो जब परमाणु को ग्राम में व्यक्त किया जाता है, जब परमाणु को ग्राम में व्यक्त किया जाता है तो उसे 1 ग्राम परमाणु कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम लिख दें यहाँ पर, जैसे 2 ग्राम परमाणु मैग्नीशियम है, तो इसे हम लिखेंगे 2 इंटू मैग्नीशियम 4 का ग्राम व्यक्त परमाणु द्रव्यमान। ये हो जाएगा, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 24 होता है, तो 2 इंटू 24 ग्राम हो जाएगा, तो ये 48 मैग्नीशियम हो जाएगा। 48 ग्राम क्या हो जाएगा? ये मैग्नीशियम हो जाएगा। 8वां प्रश्न, किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है क्योंकि या नहीं? किस प्रकार हम सिद्ध करेंगे कि हवा मिश्रण है या नहीं? तो हवा एक मिश्रण है किंतु यौगिक नहीं है, है ना। हवा क्या बताना है कि हवा जो है मिश्रण है, बल्कि ये यौगिक नहीं है, क्योंकि हवा को द्रव वायु के प्रभावी आसवन के द्वारा इसके अवयवी तत्वों जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में पृथक्करण किया जा सकता है, और हवा में उसमें उपस्थित सभी गैसों के गुण प्रदर्शित करता है। इस कारण से जो हवा है ये मिश्रण होता है, बल्कि ये यौगिक नहीं होता है। 9वां प्रश्न है, मोल संकल्पना क्या है या मोल क्या है? मोल संकल्पना और मोल एक ही बात है। तो मोल एक संख्या है जिसका मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। मोल क्या होता है? तो मोल एक संख्यात्मक मान होता है जिसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और यह सूक्ष्म कणों जैसे कि परमाणु, अणु, आयन आदि की संख्या को व्यक्त करने के लिए एक इकाई होती है। क्या होती है? ये मोल एक इकाई होती है। मोल और अवोगाद्रो संख्या से आप क्या समझते हैं? मोल और अवोगाद्रो संख्या को आपको अलग अलग परिभाषित करना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अवोगाद्रो संख्या और एक मोल संख्या देखते हैं। तो कार्बन 12 C12, ये 12 ग्राम में उपस्थित अवयवी कणों की संख्या को मोल कहते हैं। यह 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है, और इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। क्या हुआ कि जो कार्बन 12 है उसमें अवयवी कणों की संख्या मोल कहलाती है, और इसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23 के बराबर होती है, और ये जो संख्या है इसको अवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। और 6.023 इंटू 10⁻23, ये 6.022 भी हम लिख सकते हैं। परमाणु, अणु अथवा आयन को एक मोल परमाणु कहते हैं, और एक मोल अणु या एक मोल आयन भी इसे कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है 11वां, किसी पदार्थ का अणुसूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र से किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है, संबंधित रहता है, हमें बताना है। तो अणुसूत्र यह किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु में उपस्थित वास्तविक संख्या को प्रकट करता है, और यह या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है या फिर इसका एक सरलतम गुणक होता है। जैसे अणुसूत्र अणुसूत्र को हम लिख सकते हैं n इंटू मूलानुपाती सूत्र, क्योंकि मूलानुपाती सूत्र का क्या होता है? यह एक सरल गुणक होता है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से हमने समझा रखा है, तो वैसे इसमें उदाहरण लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम नेक्स्ट उदाहरण में इसको अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न 12, Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, अणुभार 106, ये अणुभार आपको यहाँ दे दिया है, नहीं देता तो आपको निकालना पड़ता, का 500 मिलीलीटर m/10 विलयन बनाने के लिए इसकी कितनी मात्रा आवश्यक होगी? हम मात्रा में निकालना है। m/10 कैपिटल M दे रखा है, यानी कि मोलरता यहाँ पे दिया गया है, तो मोलरता का सूत्र आपको रिप्रेजेंट यहाँ पर लगाना है। तो मोलरता बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान इंटू 1000 बटे आणविक द्रव्यमान इंटू कुल आयतन, और ये आयतन हमें लिखना है ml में, इसमें लिखना है ml में, और यहाँ पर आयतन ये ml में ही दिया गया है 500 ml, तो मान लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है? ये m/10 दिया है, यानी कि मोलरता दे रखी है, m का मात्रक होता है, यानी कि ये 1/10 हो गया, तो मोलरता बराबर हो गया 1/10,
दिया गया द्रव्यमान यानी कि मात्रा हमें ज्ञात करनी है, एज इट इज़ हमने रखा है। आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया था इसका 106 ग्राम, तो ये लिख दिया हमने आणविक द्रव्यमान 106 ग्राम। और कुल आयतन कितना है, कुल आयतन यहाँ पर है 500 ml। अब इस जो सूत्र है इसमें मान हम लिख देते हैं, तो 1/10 बराबर हो गया दिया गया द्रव्यमान इंटू 1000 बटे 106 इंटू 500। इसका मान निकालना था दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान बराबर हमने लिखा 1/10 के गुणे में ऊपर चल जाएगा 106 और 500 और नीचे आ जाएगा 1000। तो यहाँ पर हमने लिखा, आप यहाँ देख सकते हैं 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। और अब यहाँ पर क्या करना है, 5 से इसको आप काट दें, 2 बार कटेगा, और 2 से आप इसको डिवाइड कर दें। 2 से क्या कर दें आप 106 को डिवाइड कर दें, तो ये बनेगा 53 ग्राम, है ना। 5.3 ही आएगा, ये आएगा 53 ग्राम, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, फिर भी आप एक बार जो कैलकुलेशन है वो करके देख ले। मैं प्रश्न नंबर 13, स्टॉक विलयन क्या होता है। तो रासायनिक प्रयोगशालाओं में वांछित सांद्रता का विलयन सामान्यतया अधिक सांद्र विलयन के तनुकरण से बना जाता है, और अधिक सांद्रता वाले विलयन को स्टॉक विलयन कहते हैं। ये स्टॉक विलयन की डेफिनेशन है। जब कभी आप लैब में गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि स्टॉक विलयन यानी कि जहाँ पर अधिक सांद्रता वाले विलयन रखे जाते हैं उनको स्टॉक विलयन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, मेथेन के दहन में मेथेन को सीमांत अभिकर्मक क्यों मानते हैं। यह प्रश्न दोबारा रिपीट है, आगे चलकर भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो मेथेन के दहन में मेथेन को सीमांत अभिकारक क्यों मानते हैं, अभिकर्मक क्यों मानते हैं। हमें लिखना है कि मेथेन के दहन में मेथेन सीमांत अभिकर्मक है क्योंकि दूसरा अभिकर्मक इसमें ऑक्सीजन है, जो कि वायु में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। इस प्रकार CO2 तथा H2O का निर्माण CH4 के दहन की मात्रा पर निर्भर करता है, और इस कारण से मेथेन जो होता है इसको दहन में सीमांत अभिकर्मक मानते हैं। सीमांत अभिकर्मक क्या होता है, जो किसी भी क्रिया में जिनकी मात्रा सबसे कम होती है वो सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो यहाँ पर CH4 की जो मात्रा है वो अत्यल्प है, इसलिए क्या कहलाया है, ये सीमांत अभिकर्मक कहलाया है। अगला देखिए 50 ml और 50.0 ml में क्या अंतर है। तो 50 ml का मतलब है कि हम आयतन को 0.1 ml की शुद्धता तक नापेंगे। इसकी शुद्धता तक नापेंगे तो 0.1 ml की शुद्धता तक नापेंगे, और 50.0 ml का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम आयतन को 0.01 तक की शुद्धता तक नापेंगे। पॉइंट में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को द्रव्यमान तथा ऊर्जा का संरक्षण नियम बोलना क्या ज़्यादा सही है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो लेवोशियर ने सन 1744 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो क्या बन गया, है कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि 12 ग्राम कार्बन, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, लेकिन 2 अणु है तो 32 हो गया। तो 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग करता है तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आधुनिक स्थिति में इसका मतलब ये हो गया कि ये इधर क्या मिला, 12 कार्बन का था और ये 32 ये था, तो टोटल इधर क्या हो गया 44 हो गया। यहाँ अपन देखें, यह कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन के 2 अणु है यानी कि 32 हो गया। यहाँ भी जुड़ेंगे दोनों के यहाँ भी 44 है, दोनों तरफ बराबर है। का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लगा। तो आधुनिक स्थिति में हम देखें तो आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे, इस सूत्र से E बराबर mc² से। E क्या है, ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c प्रकाश का वेग है। किंतु जो रासायनिक क्रियाएं हम प्रयोगशाला में करते हैं उनमें बहुत कम ऊर्जा उत्पन्न होती है या फिर अवशोषित होती है, इसलिए द्रव्य की मात्रा में बहुत कमी या वृद्धि होती है।
अतः साधारण परिस्थितियों में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सत्य माना जा सकता है। तो हम इसको क्या मानते हैं? सार्वभौम सत्य मानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 18वां, मेथेन के दहन में मेथेन को समान अभिकारक क्यों मानते हैं? तो ये प्रश्न हमने 14वें में भी किया था, तो उसको आप दोबारा देख लें। मैं प्रश्न नंबर 19वां, भार द्वारा प्रतिशतता संगठन का क्या अर्थ होता है? भार द्वारा प्रतिशतता आपको निकालना है। तो देखिए, किसी पदार्थ के प्रति 1000 ग्राम या 100 ग्राम, है ना, प्रतिशतता की बात करें तो 100 ग्राम हो जाएगा। तो पदार्थ के प्रति 100 ग्राम में 100 ग्राम में यहाँ पे हो जाएगा भार। भार स्थिति विभिन्न अवयवी तत्वों की मात्रा यौगिक का प्रतिशत संगठन को दर्शाता है। जैसे तत्व का द्रव्यमान जो कि हमें निकालना परसेंटेज में, तो ये हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा तत्व के परमाणु की संख्या इनटू तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटा पदार्थ का सूत्र द्रव्यमान, और इनटू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बता रखा आपको, जैसे कि हमने H2O लिया है, तो H2O में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान प्रतिशत हम निकालें और ऑक्सीजन का हम निकालें तो कैसा आएगा? तो इसमें हाइड्रोजन का हम निकालेंगे तो यहाँ देखिए H2O जो है यानी कि पानी, इसका टोटल आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो हाइड्रोजन H2O, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, 2 हाइड्रोजन है 2 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? तो 16 होता है, तो 16, तो ये कितना हो गया? 18। तो यहाँ पर जो जल का आणविक द्रव्यमान होता है, सूत्र द्रव्यमान होता है, वो 18 होता है। इस सूत्र के अनुसार आपको यहाँ पर मान लिखते जाना है। इसमें लिखना है, एक बार एस का लिखना है और एक बार ओ का लिखना है। तत्व के परमाणु की संख्या एच की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? तो 2 है, तो 2 हो गया, इनटू तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तो तत्व कितना है इसका द्रव्यमान? तो यहाँ पर इसका जो द्रव्यमान है वो 1.008 है, या एक भी मान सकते हैं। हम यहाँ क्या मानते हैं? इसका एक मान लेते हैं, चलिए, ताकि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। एक मान लें, है ना। 0.08 क्या है? ये वास्तविक है। यदि आप एक मान के करेंगे तो भी लगभग इसके समान ही आपका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 1/18 इंटू 100, इसको कैलकुलेट आप कीजिएगा, तो कैलकुलेट करने पर आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 1.2%। तो ये हाइड्रोजन का प्रतिशत आया है। ठीक वैसे ही ऑक्सीजन का आपको निकालना है, तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? यहाँ पर एक ही है, तो 1 इंटू ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? तो 16 होता है, तो 16 हो गया, बटे में 18 इंटू 100, इसको भी आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने पर आपको यहाँ आंसर मिलेगा 88.88%। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न है ये, क्योंकि इसके बाद जो भी प्रश्न दिए गए थे वो दोबारा से रिपीट है यहाँ पर। परमाणु भार की परिभाषा में औसत तथा संबंधित पद क्यों उपयोग करते हैं? तो प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों अनेक समस्थानिकों का मिश्रण होते हैं। जो भी तत्व पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? अनेक समस्थानिकों का मिश्रण होते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं, जिनके परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक सेम होते हैं। प्रत्येक समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। इसके पश्चात समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमानों को उन समस्थानिकों की उपस्थिति के अनुसार जोड़ लिया जाता है। इसीलिए परमाणु भार की परिभाषा में औसत तथा संबंधित पद का उपयोग हम करते हैं।